नमस्कार। एमपी में उपचुनाव का रण बिल्कुल तैयार हो चुका है और सारी तारीखें हमारे सामने हैं। 3 नवंबर को पड़ेंगे वोट और 10 नवंबर को रिजल्ट। आप देख रहे हैं मेरे साथ जेएम इंडिया न्यूज़ और मैं हूं इशिका माइकल। आज हमारे साथ खास मौजूद हैं पवन जी पाटीदार, जिन्होंने भारतीय जिला अध्यक्ष का ताज पहन रखा है। आज हम उन्हीं में चर्चा करेंगे उपचुनाव को लेकर। पवन जी, आप बताएं, जब भाजपा पद का ताज आपने पहना तो आपको कैसा महसूस हुआ या आपको कैसा लगा, बताएं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें एक्चुअली में ताज तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि भाजपा में पद नाम ऐसा दिया नहीं गया। भाजपा में नाम है दायित्व, जिम्मेदारी। तो इसलिए जिम्मेदारी है तो स्वाभाविक बात है कि जिम्मेदारी का निर्वहन करना, एक नई जिम्मेदारी मिलना तो लगता तो है कि यार काम है, चुनौती है। पर भाजपा में चुनौती इसलिए भी नहीं है, दूसरी तरफ बात करें तो कि भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भाजपा का नीचे तक का एक अपना सिस्टम है, मंडल अध्यक्ष से लेके मतदान केंद्र में पालक संयोजक से लेके, इसलिए सारी व्यवस्थाएं इतनी पुराने लोगों के द्वारा इस तरीके की बनाई गई है, इस तरह का स्ट्रक्चर है पार्टी का कि बहुत स्वाभाविक रूप से भी अगर पार्टी कोई काम देती है, कार्यक्रम देती है, चाहे वो चुनाव भी एक कार्यक्रम है, तो बहुत आसानी से पार्टी उसको फेस कर लेती है और उन चुनौतियों का सामना करते हुए उन चुनौतियों पे पार पा लेती है। बिल्कुल। भाजपा अध्यक्ष पद पर आप विराजमान हैं। आप पवन जी, क्या बदलाव हमें जिले में देखने को मिल सकते हैं या पार्टी के अंदर हम क्या बदलाव देख सकते हैं? पार्टी में हम बदलाव की बात तो नहीं करें सीधे, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनने भी बहुत काम किए हैं। तो हम ये तो नहीं कहें, क्योंकि उन लोगों ने बहुत काम किए हैं और उन्होंने पार्टी यहाँ तक खड़ी करी है, चाहे वो पिछले जिलाध्यक्ष हो, पिछले से पिछले हो, उनसे बहुत पुराने लोग हों, चाहे वो पटवा जी के समय के लोग हों, प्यारेलाल जी के समय का संगठन हो, इसलिए काम तो होते ही आया है। पर चूंकि आज जो शहर को हमसे उम्मीद है, जो कार्यकर्ताओं को हमसे उम्मीद है, उन सारी विषयों पर हम बहुत जागरूकता से आगे खड़े रहेंगे और जो नीचे तक का संगठन है उसमें भी ऐसा प्रयास होगा कि जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र के हों, किसान मोर्चे में, चाहे युवा मोर्चा के लोग हैं, चाहे भाजपा के हैं या अन्य अनुसूचित जाति मोर्चा, किसान मोर्चा, जो अन्य मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, उन सभी में ऐसे लोगों को अवसर देने का प्रयास करेंगे और ऐसे लोग निकालने का प्रयास करेंगे जो समय दे सकते हैं, क्योंकि समय देना सबसे कठिन काम है, और जो पूरे समय सक्रिय रह सकते हैं, ताकि उनके माध्यम से, क्योंकि नीचे तक का एक चैनल है, उसके माध्यम से ही हम लोगों को काम कर सकते हैं, किसी की परेशानी दूर कर सकते हैं। क्योंकि परेशानी आना और परेशानी को समझना ही उसके समाधान की दिशा में एक कदम है। तो इस तरह के लोगों का चयन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग नीचे तक संतुष्ट हो पाएँ, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो आम व्यक्ति हो, चाहे वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी सब हमारी हैं, तो उस दिशा में संगठन काम करेगा। पवन जी, आप फेसबुक से हमें मालूम पड़ा है कि आप एक समाज सेवी हैं और जेएम इंडिया की पूरी टीम ने भी यह कई बार देखा है कि आपका मूल मंत्र ही सेवा ही संगठन है। तो हमें इस मूल मंत्र के बारे में कुछ बताएं। सेवा ही संगठन है। मैं एक्चुअल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से शुरुआती दौर में मैंने संगठन को समझा, विचारधारा को समझा, शाखाओं के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से मैंने इस संगठन को समझा है। परिवार में भी संगठन पहले से था, पर फिर भी जो खुद के व्यक्तिगत अनुभव रहते हैं उनके आधार पर ज़्यादा हम लोगों को वैचारिक रूप से मजबूती मिलती है। उसके बाद विद्यार्थी परिषद में हम सभी लोगों ने काम किया, जहाँ ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता इस प्रकार से एक नारा है। तो कहीं न कहीं सेवा ही मूल में है। और भारतीय जनता पार्टी का जो एक स्लोगन है दीनदयाल जी का, एकात्म मानववाद, मतलब अंतिम व्यक्ति की चिंता कर ली तो आप भी मान लीजिएगा राष्ट्र की चिंता कर ली। ऐसा करके दीनदयाल जी की जयंती अभी गई है। दीनदयाल जी का कहना है कि जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति बैठा है, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति जो बैठा है, उस व्यक्ति की अगर हमने चिंता कर ली तो व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से ब्रह्मांड, इस दिशा में विकास जाता है। इसलिए हम व्यक्ति का विकास और व्यक्ति की सेवा मूल में है और वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है भी, हमारे संगठन में है और उसी आधार पर संगठन आज तक खड़ा हुआ है। एमपी में उपचुनाव का डंका पूरी तरीके से बज चुका है, रण भी पूरी तरीके से तैयार है। तो पवन जी, मेरा अगला सवाल आपसे उपचुनाव को लेकर होगा। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी इसी तरह सत्ता में बनी रहेगी या कुछ बदलाव हम देख सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में बनी रहेगी। बीच में कुछ समय के लिए अगर कांग्रेस आई भी तो कहीं कहीं
झूठे जुमले देकर आई। जी। भारतीय जनता पार्टी इस मध्य प्रदेश में लंबे समय से थी और काम कर रही थी, और जितनी योजनाएं नीचे तक माननीय शिवराज सिंह जी या भाजपा की जो सरकार है उसके माध्यम से आई, वो सारी योजनाएं नीचे तक लागू हुई और उन योजनाओं का लाभ नीचे तक गया। ऐसा नहीं हुआ कि योजना बनी और योजना का लाभ नहीं मिला। और जो कांग्रेस की 15 महीने की सरकार रही, उस 15 महीने की सरकार में जो कांग्रेस ने किया, या जो ऐसी योजनाएं थी, जैसे एक संबल योजना थी। संबल योजना में अगर परिवार में कोई मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार में अगर किसी परिवार को पालने वाले और परिवार का जो पालन पोषण करने वाले व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है, और उसमें जो 2 लाख रुपए जो रूटीन, अगर कोई किसी का स्वर्गवास हुआ है, मौत हुई है, तो 2 लाख रुपए मिलते हैं। कोई एक्सीडेंटल हुई है किसी ऐसे कारण से, तो 4 लाख रुपए जो मिलते हैं। सवाल 2 लाख और 4 लाख का नहीं है, पर वो 2 लाख और 4 लाख उस समय उस परिवार की आर्थिक व्यवस्थाएं एकदम से संभलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कांग्रेस की सरकार के द्वारा जिस योजना को बंद कर दिया गया था। हम लोग बात करें कि जैसे 2 लाख रुपए का जुमला दिया, तो 2 लाख रुपए माफ कहाँ हुए? उनने वो सर्टिफिकेट बांट दिए, लोग सर्टिफिकेट लेकर घूमते रहे, पर किसी का पैसा माफ नहीं हुआ। फिर हम बात करें, बच्चों से कह दिया कि 4000 रुपये हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। स्टूडेंट से कह दिया, किस स्टूडेंट को बेरोजगारी भत्ता मिला? किसी को नहीं मिला। जो कंप्यूटर कहीं शिवराज सिंह जी की सरकार दे रही थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही थी, वो बच्चों को लैपटॉप मिलना बंद हो गए, जिसको लैपटॉप अभी वापस से शिवराज सिंह जी की सरकार ने दी है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो घोषणाएं हैं वो तो पूरी की ही नहीं, और जो पिछली सरकार अच्छे काम कर रही थी उन कामों को भी रोक दिया गया। इसलिए वो सब चीज़ें 15 महीने में लोगों के द्वारा देखी गई है कि सिर्फ पैसा कमाना, करना, तो ट्रांसफर उद्योग करना, इस अधिकारी को यहाँ बिठा दिया, यहाँ से वापस यहाँ बिठा दिया, यहाँ से वापस यहाँ बिठा दिया, कलेक्टर 2 महीने आते नहीं, कलेक्टर को वापस बदल दिया गया। तो आप ये क्यों कर रहे हो भाई? आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो कहीं कहीं लोग समझते हैं इन सब बातों को, ये सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है। तो उसमें इसमें बड़ा अंतर है। इसलिए सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और भारी बहुमत के साथ ही बनेगी। 28 के 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश में मिडिल क्लास व मध्यम वर्ग के लोगों का कोरोना काल में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। कई लोगों के कामकाज बंद हो गए, हर तरफ से सारी चीज़ें बिल्कुल बंद थी। तो क्या जब शिवराज सरकार अब इस बार आती है तो इन लोगों को क्या कुछ राहत की सांस लेने का मौका मिलेगा, या कुछ नई मुहिम आप इनके लिए लेके आएंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये बात सत्य है कि कोरोना काल हम सभी लोगों के लिए बड़ा संकट का काल निकला। चाहे वो कोई भी वर्ग हो, गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, उद्योगपति हो, सभी लोगों ने इसके कारण से सभी को नुकसान भी हुआ, चाहे वो शारीरिक हो, आर्थिक हो, या किसी प्रकार का नुकसान हुआ लोगों को। पर इन सभी के चलते भी शिवराज सरकार ने और शिवराज सिंह जी ने जिस दिन शपथ ली, शपथ लेते से ही वो सचिवालय गए और उनने सीधे जाकर और कोरोना से संबंधित कितनी लैब है जहाँ सैंपल हो सकते हैं, क्योंकि लेबोरेटरियाँ बढ़ेगी तो सैंपलिंग फास्ट होगी, सैंपलिंग फास्ट होगी तो इलाज तक आदमी सही समय पर पहुँचेगा। तो लेबोरेटरियाँ बढ़ाई जाए, उस दिशा में कदम उठाया। ICU बढ़ाया जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ाया जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। तो कोरोना काल की बात करें तो बहुत सारी सुविधाएं स्वास्थ्य से को लेकर बहुत तेज़ी से बढ़ाई गई। फिर हम दूसरी बात करें कि उनको सुविधाएं देने वाली बात, तो कहीं कहीं जो भी, जैसे अभी जो स्ट्रीट वेंडर को 10-10 हज़ार रुपये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दिए गए। तो 10-10 हज़ार रुपये जो दिए जा रहे हैं, उससे कहीं कहीं जो एक छोटा व्यापारी है कि जो ठेला चला रहा है, उसको अगर 10 हज़ार रुपये मिलते हैं तो 10 हज़ार रुपये में उसका सामान ला के बेचना और उसको रोटेशन करना, और कहीं कहीं एक छोटा जो व्यापार होता है, बहुत छोटे छोटे व्यापार, उसको स्थापित करने में उसको बहुत मदद मिलेगी। तो स्ट्रीट वेंडर वाला जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो योजना चलाई गई, उसके माध्यम से और भी लोग, जैसे जहाँ जो परेशान हुआ ना, उसको यहाँ कलेक्टर के माध्यम से कि 1000 रुपये महीना दिया जा सकता है। भोजन के लिए तो किसी को परेशान नहीं होना पड़ा। भोजन व्यवस्था, पैकेट व्यवस्था, चाहे वो सूखा भोजन हो, गीला भोजन हो, खैर समाज भी उसमें जुड़ गया था। सरकार और समाज सबने मिलकर किसी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया। आने वाले समय में भी जैसे उद्योगों के लिए भी कहीं या फिर अपन जो बिजली बिल की बात करें तो बिजली बिल को भी पोस्टपोन किया गया है, और पोस्टपोन किए जाने वाले बिलों पर भी पूरा ऐसा विचार चल रहा है कि उनको भी भविष्य में माफ़ कर दिया जाए, पर आज पोस्टपोन कर दिए गए कि ताकि एकदम से बोझ कोरोना काल में छोटे छोटे व्यापारियों पे या किसानों पे या अन्य बहुत सारे उनका नहीं आया। मेरा अगला सवाल यह है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में सदस्यता ली, तो इसका भाजपा पे कैसा प्रभाव पड़ा?
भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई। भारतीय जनता पार्टी का परिवार और बड़ा है और माननीय सिंधिया जी एक मजबूत नेता हैं और जो परिवार है, राजमाता जी का आशीर्वाद और स्नेह, और राजमाता जी तो कहीं की संस्थापक सदस्य थी ही जनसंघ की, भारतीय जनता पार्टी की, तो वो परिवार के आने से, उस परिवार के मुखिया के आने से, क्योंकि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उस परिवार के मुखिया हैं, उनके आने से स्वाभाविक रूप से पार्टी को मजबूती मिली है। युवाओं के चहेते हैं आप और भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष की कुर्सी की शान है आप। क्या कहना चाहोगे आप उन युवाओं को जो भाजपा पार्टी के अंदर अपना अस्तित्व बनाना चाहते हैं, पार्टी को लेकर आगे और नए कार्य करना चाहते हैं, आप युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? मैं हमेशा कहता हूँ, और जो मेरी पसंद भी है, मैं सभी लोगों से कहता हूँ, जो मजबूत है वो मेरी पसंद है। अब मजबूत किस दृष्टि से? जो लोगों के बीच में जाना चाहता है, लोगों के बीच में काम करना चाहता है, लोगों की समस्याएं सुनना चाहता है, सुनकर समाधान करना चाहता है, और उसकी निष्ठाएं बहुत मजबूत होनी चाहिए। विचारधाराओं के प्रति उसका जो एक समर्पण है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। और कोई भी आदमी, चाहे वो बिल्कुल आज पार्टी ज्वाइन कर रहा हो और या फिर कोई नवयुवक है, तो उसको बेसिकली जिस बात को समझना पड़ेगा, पार्टी क्या चाहती है और पार्टी का मूल विचार क्या है, उन सबको समझते हुए मजबूत निष्ठाओं को आत्मसात करते हुए और नीचे तक के आदमी कि हम कैसे काम में आ सकते हैं, क्योंकि काम में आएंगे तो लोग जुड़ेंगे और लोग जुड़ेंगे तो नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को भी उसका, किसी भी दल को उसका लाभ होता है जब हम नीचे जाके काम करते हैं। तो मैं सभी युवा कार्यकर्ताओं से कहना चाहूँगा कि विचारों को आत्मसात करें, निष्ठाएं अपनी बहुत मजबूत हो। हम लोग किसी भी कारण से पार्टी में काम नहीं करें, हम किसी महत्वाकांक्षा के साथ पार्टी में काम नहीं करें, हम सिर्फ किए जाए, करता हुआ व्यक्ति इस पार्टी में दिखता है और जब दिखता है तो स्वाभाविक रूप से जिसको जो जगह मिली हो मिलती जाती है। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि लॉकडाउन में नीमच में ऐसी कई वारदातें सुनने में आई हैं जिनको सुनकर दिल दहल उठता है, जैसे कि उदाहरण है नीमच गोलीकांड। अब तक उस पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया है, इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? इंसाफ नहीं मिल पाया ये बात ठीक है, और उसमें कोई प्रक्रिया नहीं चल रही हो ऐसा नहीं है। इसमें प्रक्रिया भी चल रही है, प्रक्रिया के साथ साथ कहीं कहीं जो वैधानिक चीज़ें होनी चाहिए वो भी उसमें चल रही है। पुलिस उसमें जांच भी कर रही है और शुरू में गिरफ्तारी भी हुई थी, भी 2 लोग गिरफ्तार भी हुए थे उसमें। और जिस दिशा में, और उसको स्वाभाविक रूप से भाजपा की सरकार है जिसने गोली चलाई है, और जिसने भी, अभी हम अपन कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये सब लीगल एस्पेक्ट है, पर जिसने गोली चलाई है और उस गोली चलने के कारण से अगर कोई मरा है तो आप ये मानिएगा कि दोषी को सजा मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि जब चंबल से डाकू समाप्त कर दिए तो फिर गलत लोग तो इस मध्य प्रदेश में रह नहीं सकते। तो उसमें भी कोई अच्छा निर्णय आएगा, सही समय पे आएगा, और पुलिस उसमें लगी भी, और हमारे जनप्रतिनिधि भी कहीं जागरूक हैं कि भाई तुरंत उस पर कोई कार्रवाई हो। धन्यवाद प्रवन जी। तो आपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ देखा। आगे इसी तरह के इंटरव्यू के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि जहां खबर वहां